दोस्तों कक्षा 9वीं के गणित का आपका जो फाइनल एग्जाम है उसका पूरा सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन कर लिया है, बस आपको बताने की देर है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। इसलिए वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। आपका A to Z सॉल्यूशन पूरा है, यहाँ पर देख सकते हैं। 1 से लेकर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो में बताया गया है। 1 से 26 लेकर सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार के फुल सॉल्यूशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कक्षा जो कि 9वीं का है मैथमेटिक्स का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9 मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो कि आपका फाइनल एग्जाम चल रहा है। ये सेट सी है, ठीक है। इसी प्रकार हम आपके सारे सेट सॉल्यूशन करवाते हैं। हम आपको ए का भी सॉल्यूशन कराते हैं, बी का भी कराते हैं, सी का भी कराते हैं। सभी जितने भी आपको सेट आते हैं सारे सॉल्यूशन बताते हैं। आज सी बताएंगे, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए इससे पहले कुछ निर्देश दिए गए, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे और 6 से 26 तक आपको क्या आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और ग्राफ पेपर की आवश्यकता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, इन निर्देशों को भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। 4 निर्देश आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी दिए गए हैं, क्योंकि आपका फाइनल पेपर है तो आपको क्या इंट्रोडक्शन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियमों में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इस तरीके से देख सकते हैं आप सॉल्यूशन। देखिए सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में हमें लिखना है। 5 अंक के आपके आएंगे सही विकल्प। देखिए हमें क्या है 12 का कितना 1/6 ज्ञात करना। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, पेन छुट्टी कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आप इसको ज्ञात करेंगे। देखिए 12 का 1/6 तो का मतलब होता है गुणा, तो 12 गुणे 1/6 तो 6 12 काटेंगे 2 बार कटेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ देख लीजिए इसमें, तो 2 आपको मिल जाएगा बी नंबर के ऑप्शन में। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। जब मैं आपको क्या आंसर बटन लगाता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा है शंकु का आयतन होता है। दोस्तों दूसरा ही क्वेश्चन है, शंकु का आयतन हमसे पूछा गया है, ठीक है। देख लीजिए शंकु का आयतन मैं बता देता हूँ। शंकु का जो आयतन होता है ऑप्शन आपके पास 4 है, लेकिन मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया। देखिए 1/3 पाई r क्यूब, 1/3 पाई r²h, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों, अगर आपके सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस PDF से मैं बना रहा हूँ दोस्तों, तो आपके लिए क्या है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी PDF की, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक हमें बताना है दोस्तों। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक किस पर, आपको x अक्ष और y अक्ष तो पता होगा। देखिए ये हमारा x होता है, ठीक है, ये x डैश होता है, ये y होता है और y डैश होता है, ठीक है। हमसे मूल बिंदु को निर्देशांक पूछे तो मूल बिंदु हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। और उसके निर्देशांक होते हैं 0 और 0, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। क्वेश्चन भी किसी के आएंगे आपको एक्सेस वाले, तो उन्हें तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि x एक्सेस कहाँ पर है, y एक्सेस कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका तो आंसर आपको हो जाएगा, मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल दी है तो 0 0 इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर है बहुपद 4x² + 5x³ + 2x + 1 की घात है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 4x² की घात 2 है, जबकि 5x³ की घात 3 है, जबकि 2x की घात 1 है और 1 की घात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें चल नहीं है। तो इसकी जो अधिकतम घात पूछी जाती है वो घात हमेशा क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम घात बोलते हैं। तो सबसे अधिक घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि इसकी घात 3 हो जाएगी। तो इसका सी नंबर का जो आंसर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको 3 पर टिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5वां, एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ठीक। इस तरीके से आपको समझाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार। देखिए त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले एक हमने मान लीजिए ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसका एक कोण हमने मान लिया, ये वाला क्या है 30 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला 60 डिग्री है। तो आपको ये तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये कि आपकी प्रीमे भी इसी प्रकार से आएगी आगे जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। तो कितनी 180 डिग्री होती है, जब 2 कोणों का योग हमारा कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो अब हमें कितने और की आवश्यकता है कि 180 हो जाए, तो ऑफकोर्स हमें कितनी 90 डिग्री की आवश्यकता है, तभी तो 90 और 90 180 होंगे। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी 5वें का आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है 90 डिग्री, इसी को आपको टिक कर देना। अगर आप एक टिक कर देंगे तो आपका पूरा आंसर बिल्कुल सही है, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं करेगा, ठीक है। समझा तो इसलिए चल रहा हूँ कि आपको बेनिफिट होगा। आपका जब आगे आप 10वीं पढ़ेंगे 11वीं पढ़ेंगे तो यही चीज़ बार बार आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देख लीजिए
यहाँ पर इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इज इट इन और आंसर बुक। तो इसका मैंने बता दिया 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/6 ऑफ 12 इज, फिर द वॉल्यूम ऑफ इज ए कौन इज, तो इसका आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए द कोऑर्डिनेशन ऑफ ओरिजिन इज, तो इसका 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए हमारा द डिग्री ऑफ पॉलिनोमिकल 4x² + 5x² + 2x + 1, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 1/4 + 3/4 बराबर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन है 4 और 1। देखिए 1/4 + 3/4 दोस्तों, जब हर बराबर होते हैं हमारे जो, ठीक है, ऊपर का अंश होता है और नीचे का हमारा हर होता है, ठीक। जब हर बराबर होते हैं तो हम अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं और बटे में हर लिख देते हैं। तो 1 + 3 तो 4/4 हो जाएंगे। जब 4 का 4 में भाग देते हैं तो 1 आता है, ठीक है, क्योंकि 1 का 1 में भाग देंगे तब भी 1 आएगा, 2 का 2 में भाग देंगे तब भी 1 आएगा, 3 का 3 में भाग देंगे तब भी 1 आएगा, 4 का 4 देंगे 1 ही आएगा, 100 का 100 में देंगे तब भी 1 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, एक आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए बिंदु 3 और 4 में भुज का मान लिखिए। देखिए दोस्तों आप जब भी बिंदु लिखते हैं तो एक x का मान होता है, x अक्ष का एक मान होता है y अक्ष का, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए, तो जो x अक्ष का मान होता है उसे हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। जबकि जो y अक्ष का मान होता है उसे हम बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें बिंदु दिया गया है 3 और 4, यहाँ पर देख सकते हो 3 और 4 दिया गया है। तो जो सबसे पहले रहता है वो x अक्ष रहता है, सेकंड रहता है y अक्ष रहता है, आपने जब कभी भी लिखा होगा, ठीक है। अब ये x अक्ष और y अक्ष मैंने बताया कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 भुज हो जाएगा और 4 हमारी कोटि हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, बिंदु 3 और 4 में भुज का मान। तो भुज हमारा स्टार्ट वाला होता है x अक्ष वाला, तो भुज का मान हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। और कोटि हमसे पूछी जाती है तो कोटि का मान आपका 4 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1/100 का मान होगा दोस्तों, भाग देकर देख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए 100 का 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर 1 0 बढ़ा देंगे तब भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर भी दशमलव लग जाएगा। फिर एक बिंदु और बढ़ाएंगे तो एक बार भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या मिला हमें 0.01। तो यहाँ पर देखिए 0.01 आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा 0.01 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है। किसके दोस्तों, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका जो होता है वो होता है देखिए 2πr कोष्टक h + r। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2πr कोष्टक r + h। दोनों तरीके से लिखेंगे तब आपका कोई भी तरीका गलत नहीं माना जाएगा। फॉर्मूला अंग पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारा प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कक्षा 10वीं में भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 0 या 1। दोस्तों जो प्रायिकता होती है 1 से अधिक नहीं हो सकती, इसका अधिकतम मान 1 होता है। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका सेकंड में दिया गया है 1, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन बताते हैं तो दोस्तों उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंटों के पास इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, ठीक है। आपके पास जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंटों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, ठीक है। वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैक्स में बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर मैं इंग्लिश मीडियम वाला बता देता हूँ। इसमें आपको 1 भरना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था वैल्यू ऑफ, इसमें आपको 3 भरना है, इसमें 0.01, इसमें सेकंड वाला इसमें भी आपको 1 भरना है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताना है हमें। तो 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है। तो दोस्तों रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x की पावर 1 ही है, 3x का x की मतलब 1 पावर है, ठीक है। अगर थीटा के लिए होता है उसकी पावर नहीं मानते एक भी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा पहला हमारा। फिर देखिए 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है। दोस्तों पहले आप हल करके देखिए, उसके बाद ही विश्वास कीजिए कि हमने हल किया। 1 का भाग देंगे हम 4 में। चलिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ। 1 का भाग देंगे 4 में, तो 4 पहले 1 भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या दशमलव लगा देंगे 0, तो 2 कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर 2 बचेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएंगे, 4 पंचे 20 यानी कि 0.25 आएगा। तो यह बिल्कुल आपका सेकंड वाला भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कोष्ठक लगा दीजिए, आधार गुणे ऊंचाई, हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा असत्य हो जाएगा। फिर है
2 5 7 6 7 7 2 में बहुलक 7 है। देखिए बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी कि जो रिपीट ज़्यादा बार हुआ हो उसे हम बहुलक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 7 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, जो टोटल हमारे कितने 7 अंक में से 7 3 बार रिपीट हो चुका है, तो हमारा जो बहुलक है वो 7 होगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और जबकि वो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया है ट्रू 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 फाल्स, ट्रू और फाल्स। ठीक है, अब देखिए अब आता है हमारा प्रत्येक का शब्द, प्रत्येक का एक शब्द और वाक्य में हमें दोस्तों उत्तर देना है, तो इनका भी आंसर देख लीजिए। ठीक है, पहला है हीरोइन के सूत्र में अर्धविराम एस का सूत्र है। तो दोस्तों हीरोइन का सूत्र हमने देखा होगा, उसमें अर्धविराम एस होता है, उसका सूत्र होता है एस बराबर हमारा होता है A + B + C/2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, हीरोइन का सूत्र होता है जो अर्धविराम एस का सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिए 2 की पावर 4 का मान क्या है। तो दोस्तों 2 की पावर 4 का मतलब है 2 से कितने 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट जरूर बताएं, और आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर प्रोवाइड करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो देखिए चतुर्भुज इस तरीके से होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 शीर्ष हमारे हो गए। ठीक है, फिर देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान, देखिए 1 प्राकृत संख्या 2 3 4 और 5 ही प्राकृत संख्या हमने लिख ली। अब इनको माध्य पूछा गया, तो माध्य का होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो 5 4 9 9 1 10 और 3 2 5 15, तो 15 टोटल संख्या 5 है, तो इनका हम भाग देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका माध्य हमारा 3 निकल के आ गया। फिर देखिए एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, देखिए एक सिक्के को उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितने होंगे, या तो चित्त आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, यानी टोटल परिणाम हमारे कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, जबकि हमसे चित्त पूछा गया तो चित्त तो एक ही होता है। ठीक है, तो टोटल तो अनुकूल परिणाम 1 और टोटल परिणाम कितने हैं 2, तो ये हमारी प्रायिकता आ गई 1/2। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले को भी यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए, जिससे ज़्यादा उनको भी ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। फिर देखिए सही जोड़ी हमें बनानी है दोस्तों, सही जोड़ी भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सही जोड़ी क्या है, देखिए -7 + 12, देखिए 7 और 5 12 होती हैं, तो 12 में 7 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, लेकिन ये आपको प्लस के बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 12 है जो बड़ी संख्या है वो प्लस की है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस के 5 बचेंगे, तो प्लस के 5 को आपको इससे मिला देना है। ठीक है, फिर 2/10, तो दोस्तों भाग देकर देख लीजिए, जब भी भाग वाले सवाल आए तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो भाग देंगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 दशमलव के बाद 0 डालेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, 10 का कितने बार जाए 2 बार, तो 0.2 आपका इसका मिला देना है आपको। ठीक है, 0.2 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इस तरीके से मिला देना है। फिर है 2/3, इसको हम सॉल्व करते हैं, 2/3 + 1/3, तो दोस्तों इसमें भी हर सामान आपको दिख रहा होगा, तो 3 ऊपर का जुड़ जाएगा, 2 + 1, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3/3, तो 3/3 एक ही होता है, मैंने पहले ही बता दिया, चाहे 100/100 या 200/200 तो एक ही आंसर होता है। ठीक है, एक आता है लौट के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए -4 × 5, तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह भी रहेगा, तो 20 आ जाएगा। फिर 36 × 1/3, तो दोस्तों भाग दे लीजिए, 36 × 1/3 का मतलब होता है 36/3, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 3 12 आपका आ जाएगा। इस तरीके से 12 आपको कर देना। चलिए मैं एक बार मिला देता हूँ, इसका आपको इससे मिला देना है। ठीक है, 2/10 0.2, इसका आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 20 और इसका आ जाएगा 12। इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी क्वेश्चनों का। ठीक है, आपके 5 जितने भी आपके जितनी भी थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन हो चुके हैं। ठीक है, मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न क्रमांक 6 था उसमें हमसे क्या पूछा गया था कि हमें जो 6 था उसमें हमें आरोही क्रम में लिखना था, जबकि 8वां वाले क्वेश्चन में हमें अवरोही क्रम में लिखना था। देखिए हमने आरोही क्रम लिख लिया है। क्वेश्चन था कि आरोही क्रम में लिखिए, किसको लिखना था 4.5 5.4 5.1 और 1.9। ठीक है, तो दोस्तों जो आरोही क्रम का मतलब होता है इनकी जो बढ़ते क्रम में, और अवरोही होता है घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो पहले 1.9 आएगा, ठीक है, उसके बाद 4.5 आएगा, फिर 5.1 आएगा, फिर 5.4 आएगा। इस तरीके से आपको बढ़ते क्रम में जमा देना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है 7वां क्वेश्चन नंबर। देखिए इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि बिंदु 4 -1 व 3 और 8 के भुज एवं कोटि लिखिए।
दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, भुज और कोटि के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक्स अक्ष वाला जो हमारा क्या होता है, भुज होता है। ठीक है, एक्स अक्ष के पूरे भुज होंगे और वाई अक्ष के कोटि होंगी। ठीक है, तो हमारी एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष यहाँ पर है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो भुज हमारा 4 और 3 हो जाएगा, कोटि -1 और 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है आंसर। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन था, हमसे पूरक कोण पूछा गया था। ठीक है, अभी दोस्तों मैं अथवा वाला सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ओनली एक ही साइड का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 था, पूरक कोण क्या। तो दोस्तों देखिए डेफिनेशन मैंने लिख दी है पूरक कोण की, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरक कोण। ठीक है, ये है हमारा पूरक कोण की डेफिनेशन फुल इस तरीके से। क्या है डेफिनेशन, सुन लीजिए एक बार। तो जिन दो कोणों का योग समकोण या 90 डिग्री होता है, वे कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। इस तरीके से पूरक कोण की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपका इसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा। और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है PDF की, वहाँ पर जाइए और आप इस पूरी PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि हमें गोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमने जो दिया गया है हमने वही लिख लिया है, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 4πr²। तो हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, देखिए 4 की जगह हमने 4 लिख लिया। पाई का मान हमारा 22/7 होता है, हमने वो लिख लिया। ठीक है, और r का मान 7 है, तो लेकिन r² तो 60 × 7, तो 7 से 7 कट जाएंगे, 22 चौके 88 हो जाएंगे। ठीक है, × 7, सब 88 का 7 में गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है यहाँ से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिख सकते, क्षेत्रफल है उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, आयतन है तो उसे सेंटीमीटर आपको क्यू में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे इस क्वेश्चन का। अब देखिए 10वां क्वेश्चन था हमारा, देख लीजिए एक बार 10वें क्वेश्चन को भी। 10वें क्वेश्चन में दिया गया था कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। संख्याएँ 2, 5, 3, 4 और 1। तो देखिए हमने आंकड़े लिख लिए हैं 2, 3, 4 और 1। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है टोटल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग हमने ऊपर कर लिया है, उनकी संख्याओं जितनी हैं हमने नीचे लिख ली है। तो इनका योग करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 2 + 5 + 3 + 4 + 1, तो टोटल 15 आएंगे, और बटे 5 तो भाग देंगे, तो इसका आंसर दोस्तों हमें 3 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया गया है 3 इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 11 अथवा वाला। ठीक है, 11 का पहली बार हमने अथवा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो 11 का अथवा ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 11वें के अथवे में हमसे क्या पूछा गया, देखिए रिक्त स्थानों में हमें या तो ग्रेटर देन भरना है या लेस देन भरना है या बराबर चिन्ह भरने हैं। देखिए 24/30 और 6/10 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए 24/30 क्या है, बड़ा है 6/10 से, जबकि 15/18 और 45/54 बराबर है। क्यों बराबर है, देखिए अगर 15/8 में हम 3 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, तो 15 × 45 हो जाएगा, और 18 × 54 हो जाएगा। तो 45/54 बराबर 45/54 हमारा हो जाए, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, आपको कारण भी पता होना चाहिए कि क्यों बराबर है, बराबर तो है लेकिन कारण क्या है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिए जो था 5/7 और 18/7, तो इसमें क्या बड़ा है, 18/7 बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ग्रेटर देन इस तरफ लगाया है, क्योंकि 18/7 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि 7 का 18 में भाग देंगे तो 7 2 बार तो कम से कम चलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 का 7 में भाग देंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, इसलिए आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 12 हमें दिया गया है। देखिए 12 में क्या दिया गया है, ये बात देख लीजिए। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, y² - 2y + x के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे हम बहुपद भी मान सकते हैं, क्योंकि वर्ग समीकरण दिया गया है, तो हमने इससे माना बहुपद py बराबर क्या है, y² + 2y + 1। py इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर जो संख्या y में दी गई, अगर x में दी थी तो हम px मान लेते। ठीक है, अब हमें y के स्थान पर 0, 1 और 2 मान रखकर आंसर ज्ञात करने हैं। देखिए y² की जगह अगर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। ठीक है, फिर 2y तो 2 × 0 की जगह 0 ही होगा, +1 तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान 2 और इसका 1, तो प्लस और प्लस के मान 1, 1, 2 हो जाएंगे, और माइनस के 2 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार P2 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, +1, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया था कि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा माइंड यूज करना था। देखिए माना हमने सबसे पहले क्या मान लिया, त्रिभुज के कोण तीनों कोण कितने हैं, 2x है, 3x है, 4x है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ
जो एक आपका ऑब्जेक्ट था उसमें आपको दिया गया था कि एक त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री है, तीसरा कोण कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से। देखिए तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक कितना 180 डिग्री होता है। जब हमारा 90 निकला था, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब त्रिभुज के तीनों कोणों के 90 डिग्री होता है, लेकिन हमारे पास तीनों कोण कितनी है, 2x है, 1 सेकंड, 3x है, 4x है। तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों को जोड़ दे, 9x बराबर 180 डिग्री। तो x मान जो निकल के आएगा वो हमारा 20 डिग्री आएगा। बस आप कुछ नहीं करना, आपको मान रख देने हैं। पहला कोण 2x है तो 2 × x का 20 रखेंगे 40 आ जाएगा, 3x x का 20 रखेंगे 60 आ जाएगा, और 4x 20 रखेंगे तो ये हमारा कितना 80 आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एंड चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक है आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं ज़रूर दें, ठीक है। और PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 14वां क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, देख लीजिए एक बार कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज होता है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होता है, दिया है तो क्या दिया है वो देखिए। तो दिया है हमें कि एक चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि जिसमें विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु पर लंब समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो विकर्ण AC है और BD है क्या एक दूसरे को ऊपर क्या समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने डायग्राम में पहले बनाया, हमने ओनली वही लिखा है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। उत्पत्ति हम किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक तो आपको AOB दिख रहा होगा, AO और B, ठीक है, और दूसरा होगा AOD इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में आपको बहुत कुछ चीज़ समान देखने को मिलेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए तो इन दो त्रिभुजों को हमने लिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए OA और OA भुजा समान है, क्योंकि इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, ठीक है, और इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है। तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, इसलिए इसे हम ओवेनिस्ट भुजा कहते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए आगे इसका क्या होगा, आगे देखिए OB बराबर OD। देखिए जो OB है हमारी वो OD के बराबर है, क्योंकि यह क्या है, विकर्ण है। देखिए क्योंकि O है विकर्ण BD का मध्य बिंदु, इसलिए दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा देखिए कोण, यहाँ पर कोण भी बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोण AOB बराबर है किसके, कोण AOD के, AOD, ठीक है। दोनों कोण बराबर हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं प्रत्येक 90 डिग्री का यहाँ पर लिखा गया। इसी प्रकार चूंकि तीन चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या एक हमारा एक भुजा, एक कोण और एक भुजा बराबर है, तो इसे हम कहेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो हमने लिख दिया त्रिभुज AOB सर्वांग सम है, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है AOD के, यहाँ पर D आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज समान है तो उनके संगत भाग भी समान होंगे, क्योंकि त्रिभुज ही समान है तो उनके संगत भाग भी समान होंगे। इसलिए जो हमारा AB बराबर किसके होगा, AD के। जो AB हमारा बराबर है, AB किसके, AD के बराबर होगा, और AB अपने दोनों बराबर होंगे, यही हमने लिखा है। देखिए AB बराबर होगा AD के समीकरण 1 दिए। इसी प्रकार AB बराबर होगा BC के समीकरण 2 तथा BC CD के बराबर होगा, CD AD के बराबर 4 समीकरण होगा। तो समीकरण 1 2 3 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर C बराबर DA। तो अतः हम कह सकते हैं चतुर्भुज ABC एक समचतुर्भुज है। ये हमने बराबर क्यों लिखा, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए AB बराबर किसके, AD के, ठीक है। तो AB बराबर AC के भी है, तो ये दोनों जब बराबर हैं और ये इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से पूरा कनेक्शन मिल रहा है, तो इस तरीके से आपको कर देना, ठीक है। 15वां देख सकते हैं, क्वेश्चन 15 में दिया गया है हमें क्या गुणनखंड ज्ञात करने हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर दिए गए गुणनखंड ज्ञात कीजिए। समीकरण दिए गए वर्ग समीकरण 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखिए 7x को हम ले सकते हैं -4x माइनस x है, ठीक है। तो 7x हो जाएंगे माइनस के प्लस 1, तो इसे हम कॉमा लेंगे, 4x कॉमा लिया तो हमारे पास 3x बचेगा, -1 यहाँ पर -1 कॉमा लिया, 3x -1 बचा। तो यहाँ पर क्या 3x -1 दो बार है, तो इस बार कॉमा ले लिया तो यहाँ पर बचा 4x -1, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 16 आ चुका है दोस्तों हमारा। 16 क्वेश्चन भी देख लीजिए। 16 में दिया कार्तीय तल में बिंदु 3 1 0 5 -3 5 व 2 4 को दर्शाइए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए बना दिया, अक्ष दो होते हैं, मैंने पहले बता दिया एक्स अक्ष, यहाँ पर एक्स डैश होता है, वाई अक्ष और यहाँ पर वाई डैश, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ एक नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब हमें बताना 3 और 1। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए 3 और 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे इस अक्ष में होंगे, इस वाले अक्ष में, ठीक है। देखिए यहाँ पर छोटा कर देता हूँ,
देखिए 3 और 1, तो एक्स अक्ष पे 3 है तो 3 यहाँ हमने ले लिया, और वाई अक्ष पे 1 है तो 1 यहाँ पर है, तो 3 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है यानी एक्स अक्ष पर 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। जबकि वाई अक्ष पर 5 है प्लस के, तो वाई अक्ष पर प्लस के 5 यहाँ पर होंगे, तो 0 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे है -3 और -5, तो एक्स अक्ष के -3 कहाँ पर होंगे, नीचे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के -3 ये हमारे रहे, ठीक है, ये एक्स अक्ष है -3, और वाई अक्ष के -5 तो यहाँ हम ला दिया, इस तरीके से -3 5 हो गए। फिर -2 4, तो एक्स अक्ष के -2 यहाँ पर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स अक्ष के -2 और वाई अक्ष के 4, तो इस तरीके से आपको 2 4 मिला देने हैं, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन क्रमांक जो कि 17 यहाँ पर लिख दिया है मैंने, जिससे कोई भी डाउट ना रहे आपका, ठीक है। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था हमसे दर्शाई कि, तो 17वां पूछा गया था हमसे दर्शाई कि किस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 17वां क्वेश्चन है। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया है, जो कि है हमारा ए बी और सी। यहाँ पर देख सकते हैं ए, यहाँ पर ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज यहाँ पर इसका मतलब होता है कि तीनों भुजाएं क्या समान है। तो दिया है हमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, हमें सिद्ध क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। 17वें का आंसर है। तो उत्पत्ति क्या होगी त्रिभुज ए बी सी में, ए बी बराबर क्या है, बी सी है बराबर सी के, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर यहाँ पर देख सकते हैं ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, ए सी, इस तीनों को हमने बराबर लिख लिया क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहाँ पर देखिए ए बी बराबर बी सी के भी हो सकता है बिल्कुल, और कोण ए और कोण सी भी बराबर होंगे इस प्रकार से। तो बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होती है, जो प्रेमी होती है, ठीक है। इस प्रकार ए सी बराबर बी सी, तो कोण ए और कोण बी भी बराबर होंगे। समीकरण 2 और 3 से हम कह सकते हैं कोण ए कोण बी कोण सी तीनों बराबर हैं। इसी प्रकार कोण ए कोण बी कोण सी हमने 180 मान लिया, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिख लिए कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए कोण ए एक्स मान लिया, बी एक्स मान लिया, सी एक्स मान लिया, तो 180 डिग्री, 3x बराबर 180 डिग्री, एक्स का मान 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो कोण ए कोण बी कोण सी का मान हमारा 60 डिग्री आ गया। इस तरीके से हमने जो सिद्ध करना था कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दर्शाया कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो हमने सिद्ध कर दिया क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा आता था क्वेश्चन नंबर 18, लेकिन इसका ध्यान रखना हमने अथवा वाला हल किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार क्या दिया गया है। क्वेश्चन में है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उसके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। हल सबसे पहले क्या लिखना है, दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनके केंद्र ओ व पी हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका ओ है, इसका पी है। इनमें जीवाएं ए बी और सी डी हैं। तो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, जीवाएं, ठीक है, इस प्रकार हैं कि कोण ए ओ बी कोण सी पी के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। फिर देखिए दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, और कक्षा 9वीं के सभी पेपर के सॉल्यूशन चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्टडी विद हेमंत, यहाँ पर जो लिखा है ये सर्च कीजिए, ठीक है। और चैनल पर क्लिक कीजिए, वीडियो ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के। तो सिद्ध करना है ए बी बराबर हमें क्या है, जीवा ए बी बराबर सी डी। तो उत्पत्ति करते हैं, चूँकि ए और बी बराबर सी पी में है, तो ए और सी पी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं होंगी, बी और बी भी सर्वांगसम वृत्तों की ये भी त्रिज्याएं होंगी, तो कोण ए कोण भी बराबर होंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए और बी और त्रिभुज सी पी डी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारी हो जाएगी भुजा कोण भुजा सर्वांगता हो जाएगी, यानी कि दो भुजा और एक कोण क्या है, बराबर हैं। तो सर्वांगसम वृत्तों के होते हैं जीवा ए बी बराबर, क्योंकि अगर वृत्त सर्वांगसम है तो उनकी जीवाएं भी सर्वांगसम होंगी, यानी कि बराबर होंगी। तो इस तरीके से सिद्ध हो जाती है हमारी ये प्रमेय, ठीक है। अब तो हमारा 11वां क्वेश्चन जो अध्याय जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 में हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर हम सॉल्यूशन बताते हैं कि प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाकर उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 में देखिए मैंने यहाँ पर क्या 60 डिग्री का कोण आपको बना दिया है, यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रचना के बाद मैंने यहाँ पर लिखे हैं सर्वप्रथम किरण ओ ए बनाई, ठीक है। सेकेंड है ओ को केंद्र मानकर व सुविधानुसार त्रिज्या लेकर एक चाप बनाए जो किरण ओ ए को बिंदु बी पर मिलती है। क्योंकि ओ ए को बिंदु बी पर यहाँ पर मिल रही होगी किरण, ओ ए को बिंदु बी पर मिलती है, हमारी किरण खींची बी पर मिल रही है। इस तरह पूरा डायग्राम समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ आपको रचना के बाद, ठीक है। तीसरा है बी को केंद्र मानकर वह पूर्व पर त्रिज्या लेकर चाप बनाए जो पूर्व चाप को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। फिर चौथा किरण ओ सी एल बनाई। फिर है कोण
ए उसी 60 डिग्री है। 5वां है बी को केंद्र मानकर चाप बी सी को आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर चाप बनाया। पहला छठा सी को केंद्र मानकर एवं पूर्व पथ त्रिज्या लेकर चाप बनाया जो पूर्व चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। फिर ओडी को मिलाया एवं किरण ओडीएम को बनाया। किरण ओडीएम 60 डिग्री के कोण की समद्विभाजक है। इस तरीके से आपको आंसर कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है, हम आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो 20 में हमें क्या दी गई यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ही है जो कि हम 20 में था हमारा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हों। तो दिया गया त्रिभुज का भुजाएं देखिए 8 सेंटीमीटर, 11 और 13 सेंटीमीटर हमें भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो आज परिमाप सबसे पहले हम ऐसे ज्ञात करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है a + b + c = 2 जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, ठीक है। तो हमने लिख लिया a का मान 8, b का मान 11, c का मान 13/2, तो ये 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हीरोइन का सूत्र लगा देना जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √ यहाँ पर देखिए s - a, s - b, s - c, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप मान रखेंगे, a का मान आपको रखना है 8, b का रखना है आपको 11 और c का रखना है 13 और s का मान आपका 16 निकल के आ ही गया जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। अर्थ परिमाण बस आपको सॉल्व कर देना। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेंगे और 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 बचेंगे और 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। इस तरह इनका गुणा कर देंगे और √ से बाहर निकालेंगे तो आपका 8 √3 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आपका आंसर रहेगा, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर में ही आपका आंसर रहेगा क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल है। इस तरीके से आपको कर देना ही हमारा चैनल है, ठीक है, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है, 21 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर एक बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी हमें दी गई है, तो बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। बेलन का आयतन होता है πr²h, देखिए, ठीक है। चूँकि r नहीं दिया गया है किंतु परिधि r से ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ पर स्पष्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो r हम ज्ञात करते हैं कि वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि 2πr होती है, परिधि 132 दी गई है, तो यहाँ से हमने r का मान निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा 7 और बटे में आएंगे 22/2, तो इसको हम r का मान 21 सेंटीमीटर है यानी कि हमारी परिधि निकल कर आ जाएगी, ठीक है। परिधि निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों परिधि निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको फॉर्मूले में मान रख देना। अतः आयतन क्या होता है πr²h, तो पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा। r का मान 21 निकाल लिया हमने, तो 21 × 21 और h का मान 25 है, तो गुणा कर देंगे आपको आंसर आ जाएगा 34,650 घन सेंटीमीटर। क्योंकि आयतन इसलिए घन सेंटीमीटर में आया, क्षेत्रफल होता था वर्ग सेंटीमीटर में आता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो 22 देखिए सरल करना है हमें 3/5 + 6/7 को किस प्रकार करना है बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए 5 और 7 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। और तो 3 × 5 का 35 में भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, 7 का 35 में देंगे 5 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 से 21 और 6 × 30 और 35 51/35 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 21 और 12 और 24 का लासा निकालेंगे 24 आएगा, तो 11 12 का 2 बार जाएगा इंटू 3 24 का 1 बार जाएगा, तो 12 दूनी 11 दूनी 22 3 कम 3/24 तो 19/24 आ जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का हमने अथवा सॉल्व किया। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। रहीम ने व्यायाम किया तो कितने दिन किया, 1 × 3/6 तो 1/2 घंटा आ जाएगा। रोहित का व्यायाम किया 1 3/4 3/4 घंटे, अतः रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया, ठीक है। रोहित ने क्या किया, अधिक समय तक व्यायाम किया। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। 24 का भी आंसर देख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को स्टडी विद हेमंत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, फुल सॉल्यूशन की, और वो भी एक ही वीडियो में। हल करना है देखिए 0.751 को 3 से गुणा करना है। 3 का गुणा कीजिए 3 एकम 3 3 5 15 की 5 हासिल 1 30 7 21 और 1 22, ठीक है। और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितने तीन संख्या बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 तो 2.253 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपको इसका भी गुणा कर लेना है 0.429 × 7, ठीक है। तो 7 निम 63 की 3 हासिल 6 7 दूनी 14 और 6 20 की 0 हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और 7 चौके 28 तो 30, तो यहाँ पर भी 3.003 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर देखिए 25वां क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक महीने एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों क्या है दोस्तों, विभिन्न पदों पर किए गए व्यय निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मद में
माध्यमिक भोजन में 4000, शिक्षा में 2500 और कपड़े 1000, मकान किराए 3500, अन्य 2500, बचत 1500। तो उपरोक्त को निरूपित करने के लिए दंड आलेख बनाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैंने दंड आलेख यहाँ पर बना दिया। देखिए भोजन में 4000, तो देखिए भोजन पे मैंने यहाँ पर 4000 तक दंड आलेख बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको संख्या लिखनी पड़ेंगी 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 300, 3500, 40 और 45 तरीके से आपको लिख देनी है। तो भोजन में कितना है 4000, इसलिए मैंने यहाँ तक बना दी है। शिक्षा में 2500 हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2500 तक जा रही है। कपड़े में 1000 है तो 1000 तक जा रही है। मकान किराए में 3500 तो 3500 तक जा रही है। अन्य में 2500 तो 2500 तक जा रही है और बचत में 1500 तक जा रही है। ठीक है, इस प्रकार आपको दंड आलेख बनाना होता है। ठीक है, अब देखिए अब आता है आपका हमारे चैनल का सब्सक्राइब करने का काम। अब आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और अभी भी नहीं किया तो फिर कब करेंगे, इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत से हम वीडियो ना, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप कभी नहीं करेंगे। इसलिए अभी मौका है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट एक जरूर कर दीजिए आपका। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में दिया गया है एक पाँचे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारता सारी दी गई हैं। तो प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए परिणाम है एक बारंबारता 179 बार प्राप्त हुआ है, 2 हमें 150 बार प्राप्त हुआ, 3 157 बार प्राप्त हुआ, 4 149 बार प्राप्त हुआ है, 5 175 बार प्राप्त हुआ, 6 190 बार प्राप्त हुआ है। ये हमें दी गई है। ठीक है, हमें क्या है, अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए परिणाम एक होने की प्रायिकता टोटल कितनी है, परिणाम हमारे पास 1000 में से हमें कितने 179 बार प्राप्त हुआ, तो हम क्या अनुकूल प्राप्तांक कितने हैं 179, टोटल प्राप्तांक है 1000। ठीक है, तो इसका भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 0.179 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार 2 अंक प्राप्त कितने हुए टोटल, तो हमें 1000 बार उतारना है और 2 अंक के कितने बार प्राप्त हुए 150 बार, तो 150 ऊपर आएंगे भाग देंगे तो इसका आएगा 0.15। इसी प्रकार 3 अंक कितने बार प्राप्त हुए हमें 157 बार और टोटल 1000 बार हमने लाया है, तो इस तरीके से आपको 1.157 प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार आपके 4 और 5 और 6 अंक के भी आपको कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थी आपके फुल सॉल्यूशन की कक्षा 9th मैथ की। ठीक है, इसी प्रकार हमने हिंदी का भी सॉल्यूशन डाला, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका सॉल्यूशन आप जरूर देख लीजिए। आपको इसी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ, आपको साइंस, संस्कृत सभी का सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का मैं ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई तो सभी जगह शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।